हेलो दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वो है नालंदा की सामान्य हिंदी। नालंदा जो कि पब्लिकेशन है इलाहाबाद का, और इसके लेखक हैं डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें जो सामान्य हिंदी से पूछे गए प्रश्न होते हैं उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यदि आप सामान्य हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, उसे गंभीरता से समझना चाहते हैं, गहराई से उसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये पुस्तक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें जो भी शीर्षक हैं, जो भी चीजें इसमें ली गई हैं, उनको बहुत विस्तृत रूप से समझाकर बताया गया है। तो एक बार हम इसकी विषय सूची देख लेते हैं और इसे विस्तार से उसमें क्या क्या दिया गया है इसे जान लेते हैं, जिससे आपको आसानी रहेगी इसे समझने में कि इस पुस्तक में क्या क्या है। क्योंकि ये सामान्य हिंदी के लिए है, तो सामान्य हिंदी के जितने भी विद्यार्थी हैं और सभी के ये काम की है, क्योंकि सामान्य हिंदी तो सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कोई भी परीक्षा हो उसमें सामान्य हिंदी का एक भाग रहता ही है। तो अभी हम इसकी जो विषय सूची है, विषय क्रम है, इसे देखेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और कितने विस्तार से इसको दिया गया है। सबसे पहले इसमें हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियां दी गई हैं। उसके बाद भाषा का स्वरूप है, जिसमें भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषताएं, भाषा की प्रकृति, भाषा के रूप और हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय मिलेगा आपको। उसके बाद लिपि लेखन है। लिपि लेखन में लिपि की परिभाषा, लिपि क्या होती है, इसे विस्तार से समझाया गया है। देवनागरी लिपि, मात्रा प्रयोग, व्यंजन के लेख भेद, वर्ण, स्वर, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण है, व्यंजन, हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद शब्द सौष्ठव, शब्द, हिंदी शब्द भंडार, शब्द भेद, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद मिलेंगे। इसके बाद विकारी शब्द आते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, उसकी परिभाषा, संज्ञा का पदान्वय, लिंग, परिभाषा, लिंग के भेद, वचन, परिभाषा, एक वचन, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, फिर कारक, उसकी परिभाषा, कारक के भेद, सर्वनाम, उसकी परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का रूपांतर, सर्वनाम का पदान्वय, विशेषण, परिभाषा, विशेषण के कार्य, विशेषण के भेद, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य में संबंध, विशेषणों की रचना, तुलनात्मक विशेषण, विशेषण का पदान्वय, आदर्श विशेषण, विशेष्य विशेषण सूची। इसके बाद क्रिया, क्रिया की परिभाषा, धातु, धातु के भेद, यौगिक धातु की रचना, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, उसके रूप, यौगिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया के कार्य, क्रिया के भेद, पूरक, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया भेद और क्रिया की अवस्था। इसके बाद वाच्य मिलेगा आपको। वाच्य, उसकी परिभाषा, वाच्य के भेद, काल, काल की परिभाषा, काल के भेद, जिसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, क्रिया के रूप अथवा उसकी जो रूप रचना है वो, क्रिया का पदान्वय। इसके बाद अव्यय है, जिसमें उसकी परिभाषा, अव्यय के भेद, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण के भेद, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण के भेद, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय के कार्य, संबंध बोधक अव्यय के भेद, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय के कार्य, समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय के कार्य और उसके भेद, निपात, निपात के कार्य, निपात के भेद और अव्यय का पदान्वय। आप देख रहे होंगे कि कितने विस्तार से चीजों को समझाया गया है कि अगर आपने इससे एक बार तैयारी कर ली तो कोई भी परीक्षा हो, कितने भी बड़े स्तर की हो, आप उसमें बैठेंगे तो उसके जो प्रश्न हैं वो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि इतनी गहराई से, इतने अच्छे से आप चीजों को समझ चुके होंगे। इसके बाद जो अगला है उसमें तद्भव और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द, उसकी अर्थ और परिभाषा, तत्सम शब्द, अर्थ और परिभाषा, तत्सम शब्द के प्रकार, तद्भव तत्सम शब्दों पर एक दृष्टि, फिर विशेष अर्थों में प्रयुक्त होने वाले जो संख्यावाचक शब्द होते हैं वे मिलेंगे,
पर्यायवाची शब्द, जो कि मुझे लगता है ऐसी शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती हो और पर्यायवाची शब्द ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण शीर्षक है पर्यायवाची शब्द, क्योंकि इससे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और इसमें इतने विस्तार से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जब पुस्तक को, तो हर वर्ण से जितने भी पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं उतने यहाँ पर दिए गए हैं, अधिक से अधिक। जैसे अवर्ण से, फिर आवर्ण से, इस तरह से बहुत विस्तार से चीजों को दिया गया है। तो पर्यायवाची शब्द के प्रकार पूर्ण पर्याय, पूर्णापूर्ण पर्याय, अपूर्ण पर्याय, पर्यायवाची शब्दों पर एक दृष्टि, पर्याय शब्दों में सूक्ष्मांतर और शब्द युग्मों के अर्थभेद। इसके बाद विपरीतार्थक शब्द, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विपरीतार्थक शब्द का अर्थ, विपरीतार्थक शब्द की रचना, विपरीतार्थक जो प्रचलित शब्द हैं, उपसर्गों द्वारा निर्मित जो विपरीतार्थक शब्द हैं, अ अथवा अन के योग द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द, लिंग परिवर्तन द्वारा निर्मित विपरीतार्थक शब्द और एक साथ आने वाले विपरीतार्थक शब्द। इसके बाद आते हैं समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द। ये भी बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। उसकी जो समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द हैं उन पर एक दृष्टि, लिंग भेद द्वारा भिन्नार्थक शब्द, विशेषणवाची शब्दों के परिवर्तन द्वारा अर्थभेद, अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार के प्रयोग में गलतियां। इसके बाद है वाक्यांशों के समानार्थक शब्द तथा विशेष भाववाचक शब्द। इसके बाद आपको अनेकार्थक शब्द मिलेंगे। उसके बाद वाक्य विश्लेषण मिलेगा, जिसमें साधारण वाक्य और संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी बहुत पूछे जाते हैं कि इनमें साधारण वाक्य पहचानिए, इसमें मिश्रित वाक्य कौन सा है या इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। बहुत आसान है, लेकिन जब हमें नहीं आता है तो वही चीजें हमें कठिन लगती हैं और बहुत आसानी से इसमें बताया गया है। तो जब आप पढ़ेंगे तो खुद महसूस करेंगे कि इसमें बहुत विस्तार से और बहुत सरल शब्दों में चीजों को समझाया गया है। और मिश्रित वाक्यों का विश्लेषण, उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य विषयक उपयोगी जो तथ्य हैं वे मिलेंगे। उसके बाद मुहावरे और कहावतें, मुहावरा परिभाषा, लक्षण और विशेषता, मुहावरों और कहावतों में तुलना, मुहावरे अर्थ तथा प्रयोग सहित, अंतर कथाओं से संबंधित मुहावरे, शरीर से संबंधित मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, अर्थ और परिभाषा, विशेषताएं, कहावतें, अर्थ तथा प्रयोग सहित, फिर उपयोगी उक्तियां अर्थ सहित, संस्कृत की महत्वपूर्ण कहावतें मिलेंगी अर्थ सहित। उसके बाद अशुद्धि संशोधन है, जिसमें विभक्ति संबंधी, वर्ण और मात्रा संबंधी, स्वर और मात्रा की अशुद्धियां, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियां, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी अशुद्धियां, क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियां, क्रिया के लिंग संबंधी अशुद्धियां और अव्यय संबंधी अशुद्धियां। इसके अतिरिक्त संधि, व्यंजन, समास, लिंग, लिंग वचन संबंधी, पुनरुक्त संबंधी जो अशुद्धियां हैं, प्रत्यय और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो अशुद्ध वाक्य हैं वे भी मिलेंगे। इसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग, उद्देश्य, परिभाषा और आवश्यकता और किस तरह से उसका प्रयोग होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, अल्प विराम क्या होता है, अपूर्ण विराम किसे कहते हैं, प्रश्न विराम क्या है, विस्मय विराम क्या है, योजक चिन्ह किसे कहते हैं, अवतरण विराम क्या है, उद्धरण चिन्ह क्या है, ये सारी चीजें आप जानेंगे, लाघव विराम वगैरह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें कई बार वाक्य आता है और उसमें कहा जाता है कि यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग करें। तो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, बहुत बार हमें यही नहीं पता होता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप इसे विस्तार से समझ सकते हैं। इसके बाद संधि आती है, अति महत्वपूर्ण शीर्षक ये। संधि और संधि विच्छेद, संधियों के सामान्य नियम, स्वर संधि, उसके भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, व्यंजन और हल संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद समास आते हैं, समास और उसकी विशेषताएं, संधि और समास में अंतर, समास के भेद, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और इसके बाद आपको मिलेगा रस और अलंकार। रस में रस की परिभाषा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होते हैं, स्थायी भाव क्या है, रस के भेद, लक्षण, उदाहरण इत्यादि। अलंकार में अलंकार की परिभाषा, उसके भेद, शब्दालंकार के भेद जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष आते हैं। अर्थालंकार,
जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तु, उपमा, दृष्टांत, विरोधाभास, काव्यलिंग इत्यादि मिल जाएंगे। छंद में छंद की परिभाषा, लक्षण और अंग, छंदों के भेद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद। हिंदी के कुछ प्रमुख छंद में मात्रिक और वर्णिक छंद मिलेंगे। उसके बाद आता है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा, प्रयोग तथा शब्दार्थ, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग, संस्कृत संयुक्त उपसर्ग, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी उपसर्ग के उदाहरण मिलेंगे। उसके बाद प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा और भेद, कृदंत प्रत्यय और उसके भेद, भाववाचक, कर्मवाचक और कर्तवाचक जो कृदंती विशेषण हैं वे मिलेंगे। और बहुत विस्तार से ये सारा आपको तद्धित और कृदंत इत्यादि मिलेगा। इसके बाद सारांश लेखन है और उसके बाद सार लेखन, संक्षेपण कला और पत्र लेखन कला। पत्र लेखन कला के बाद अनुवाद, अनुवाद क्या है उस और एक प्रभावकारी अनुवादक के गुण इत्यादि। फिर अपठित गद्य और पद्य, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर उसके बाद समेकित प्रशासन शब्दावली, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। और आपने खुद देखा होगा कि कितने विस्तार से चीजों को इसमें समझाया गया है। एक बार इसे भी देख लीजिए, इससे आपको ये पता लगेगा कि ये पुस्तक किस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके लिखी गई है या बनाई गई है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी का विशेष स्थान है। नालंदा सामान्य हिंदी को आपने जिस निष्ठा, जागरूकता तथा सतर्कता का परिचय देते हुए अंगीकार किया है, वह पुस्तक की सार्थकता का एवं श्रेष्ठता रेखांकित करता है। इस पुस्तक की महत्ता और बढ़ गई है क्योंकि लगभग सभी परीक्षाओं की विषय सामग्री का पुस्तक में किसी न किसी रूप में प्रश्नात्मक रूप समावेशित हो गया है। जैसा कि आपने देखा कि अब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य हिंदी पूछी जाती है और इसकी जो आपने विषय सूची देखी, आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें अधिकांश जो विषय हैं वे समा जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो पुस्तक का अनावश्यक वजन न बढ़ाकर पुस्तक की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है। यह पुस्तक स्वयं में संपूर्ण है और सामान्य हिंदी की परीक्षा की दृष्टि से ऐसा कोई पक्ष या आयाम नहीं है जो इस पुस्तक में समावेशित न हो। पुस्तक में यह ध्यान रखा गया है कि न तो आवश्यक विषय को अछूता रहने दिया जाए और न अनावश्यक विषय को इसमें शामिल किया जाए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्व के तत्व और तथ्य छूट न सके। अतः सभी पहलुओं का समावेश करते हुए इसके प्रत्येक प्रकरण को सरल और सुबोध शैली में प्रस्तुत किया गया है। नालंदा हिंदी सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक पुस्तक है जिसमें प्रतियोगिता के मानक स्तर के अनुरूप विषय व्यवस्था दी गई है। IAS, PCS, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड कहीं का भी हो एवं अन्य विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य हिंदी विषयक प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का यथास्थान सम्यक उत्तर दिया गया है। तो ये जो प्रकाशक है उसके विचार हैं, आप उसके विचार से सहमत हैं या नहीं हैं, ये आप पुस्तक पढ़कर ही समझ सकते हैं कि ये विचार कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक नहीं सही हैं। और इसमें क्या है ये आपको विस्तार से दिखा दिया गया है। तो इस पुस्तक को हमने विस्तार से देख लिया और समझ लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। वैसे सामान्य हिंदी के लिए ये पुस्तक काफी अच्छी है। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद।